हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुक्रेस्ट विद डीडी में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस की क्लास। हम आज स्टार्ट करेंगे जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जो है जीडी के लिए होने वाली है। ठीक है, 2025 में जितनी भी एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए ये क्लास होने वाली है। ठीक है, पहली क्लास है और इसमें हम जैसे एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके एंड जीएस के, तो हम भी इस क्लास में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोज़, चाहे जितना ही टाइम लग जाए। कोशिश करेंगे पहली क्लास में कि क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन कम दिया जाए ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लग पाए। और फिर देखते हैं पहली क्लास में क्या शेड्यूल रहता है अपना, कितना टाइम लगता है। अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो फिर हर क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलेंगे। फ़ायदा इसी में है कि हम हर क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन देखते हुए चले, ताकि उस क्वेश्चन से संबंधित अगर एग्ज़ाम में कोई भी अन्य क्वेश्चन बन के आता है तो उसको हम कर सकते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की कर रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल की कर रहा हो, सीपीओ की कर रहा हो, या एमटीएस या फिर जीडी की कर रहा हो, ठीक है, तो इन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, जिस भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहती है क्लास को। कंटेंट अच्छा है, जब तक कि सब बच्चों के पास नहीं पहुंचेगा तब तक जो है कंटेंट की वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो आपसे सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो है शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, आज पहली क्लास है इसलिए अपन ने इतनी बात कर ली। अगली क्लासों में स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पहला क्वेश्चन और 25वें क्वेश्चन पर अपन क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। बताइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी जो है वो किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 371 जी, इसके बारे में देखते हैं अपन। पहली बात तो इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं हम, कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य है वो लिख लेते हैं। पहले तो ये लिखते हैं कि भाई जो ये आर्टिकल 371 है ये किसके बारे में है? तो ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसके भी अलग अलग पार्ट है, उन पार्टों के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है 371 बी। 371 बी, एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है 371 सी। ठीक है, फिर लिखते हैं हम 371 एफ, फिर है 371
H 371 G। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, 371 आर्टिकल संबंधित, तो इनको देख लेते हैं एक बार। 371 बी जो है वो असम राज्य से संबंधित है, असम, ठीक है। और 371 सी मणिपुर राज्य से संबंधित है, मणिपुर, ठीक है। 371 एफ जो है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, सिक्किम, ठीक है। अब आता है 371 एच, तो 371 एच है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश, तो इससे संबंधित है 371 एच। अब 371 जी जिसको हमारा क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, यह है मिजोरम से संबंधित, ठीक है। मिजोरम से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये 371 के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो 371 क्या है? आर्टिकल नंबर 371 है पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा जो है प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद में हमने इसकी कुछ और आर्टिकल हैं, जिसे कि 371 बी ये असम से संबंधित है, 371 सी ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। और 371 एफ सिक्किम से संबंधित है, 371 एच ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, 371 जी ये मिजोरम से संबंधित है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जब प्रकाश की किरण सतह पर आपतित होती है और यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर होती है तो किरण का आपतन कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी ये है 90 डिग्री। बताओ। देखो, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये एक कांच है, ठीक है, दर्पण है, ये दर्पण, ठीक है। और ये जो है एक किरण इधर से आई है और यहाँ जो है परावर्तक पृष्ठ से ये जो है दर्पण से टकराकर ये सीधी इधर निकल गई है, ठीक है। इनके बीच में एक ये इनका अभिलंब होगा, एक सेकेंड, ये बीचों बीच में है, ये इनका अभिलंब होगा, ठीक है। ये जो है ये किरण है आपतित किरण, यहाँ पर टकराकर ये परावर्तित हो चुकी है, ये हो गया अपना अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये तो बिंदु कौन सा बन गया? ये तो ये जो कोण है इसको मान लेते हैं हम I, इसको मान लेते हैं हम R, ठीक है। तो हमको जो है पहली बात तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि
आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब कि जिस कोण से आपतित किरण दर्पण पर आपतित होती है उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, एक लाइन लिख लो यहाँ, परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण, एक सेकेंड, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इससे कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमको जो है अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरण जो है परावर्तक सतह पर आपतित होती है और परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री कोण बनाती है। मतलब जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण है दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यानी कि कोण आई प्लस कोण आर बराबर 90 डिग्री हो गया। इन ये जो पूरा कोण है कंप्लीट कोण है, इसका मान अपन को इसमें दे रखा है। ठीक है, आई और आर दोनों का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चूंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसलिए अगर मान लो कि कोण आई को या कोण एक्स को कोण आर को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा फिर दोनों, एक्स प्लस एक्स बराबर 90 और 2x बराबर 19, यानी कि x बराबर आ गया 45। तो प्रत्येक कोण जो है वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, इसका सूत्र PbSO4 है। कुछ भी नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो आंसर भी क्वेश्चन में दे दिया है कि कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, और जिस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका सूत्र भी इसमें दे रखा है PbSO4। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लेड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी लेड सल्फेट। बताइए। तो इसका आंसर है, देखो Pb लेड तो हो गया, SO4 सल्फेट बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा लेड सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लेड सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों SAF का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था, ये बताना आपको। मतलब जो SAF है, दक्षिण एशियाई महासंघ जो खेल है, उनमें जो पहला संस्करण है वो किस देश में आयोजित किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। बताइए राइट आंसर क्या है।
एक बार इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं पढ़ के यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं हम दक्षिण एशियाई महासंघ खेल, यानी कि दक्षिण एशियाई महासंघ खेल, जिसको कहते हैं हम SAF। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये दक्षिण एशिया में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता है। कहाँ पर आयोजित होता है इसका? दक्षिण एशिया में आयोजित खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, और इस ये जो खेल है इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1984 में पहला संस्करण। तो पहला संस्करण जो है वो 1984 में खेला गया था। ठीक है, आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये पूछा हमसे, तो ये नेपाल में हुआ था। नेपाल के भी कहाँ पर? काठमांडू में। काठमांडू में, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। इसका आदर्श वाक्य क्या है ये और देख लो आप, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आदर्श वाक्य, तो इसका आदर्श वाक्य है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। पीस, prosperity and progress। प्रोग्रेस, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, और भारत ने जो है ये जो खेल है इसकी 3 बार मेजबानी की है, ये भी लिख लेना आपको। भारत ने 3 बार मेजबानी की। ठीक है, हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। और जो अब 2023 में हुआ था, ये 2023 में कहाँ पर हुआ था ये? तो 2023 में हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अभी 2025 में होगा नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? फर्स्ट जो है वो नेपाल में हुआ था पहला संस्करण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नेपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज का गठन का नेतृत्व किया? ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी आनंद मोहन बोस, और ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। बताइए।
तो ये जो है केशव चंद्र सेन, इन्होंने जो है वो भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था। केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि कुछ लोग इसमें करेंगे राम मोहन राय, लेकिन इसमें कुछ जो कन्फ्यूजन पॉइंट है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसके जो कन्फ्यूजन पॉइंट है वो यही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी। ये लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। एक सेकेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है। अब ये जो 1866 का जो ब्रह्म समाज है, यानी कि 1866 का ब्रह्म समाज है, वो 1828 का जो ब्रह्म समाज है उसका ही एक शाखा है। ठीक है। दोनों की स्थापना जो है वो अलग अलग नेताओं ने की थी, बाकी है उसी की शाखा। यानी कि 1866 का समाज 1828 के समाज की एक शाखा है। ठीक है। अब ये लिखना है इसमें कि दोनों की स्थापना अलग अलग नेताओं ने की थी। ठीक है। बाकी केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था। ठीक है। उन्होंने सामाजिक सुधार की व्यापक और कट्टरपंथी योजना को अपनाया। वह मतलब ब्राह्मणवाद में भक्ति का समावेशन जो है वो भी केशव चंद्र सेन ने ही किया था। ठीक है। उन्होंने भारतीय सुधार संघ जो कि 1870 में जो है इन्होंने इसका गठन किया, और इनके प्रयासों से ही 1872 में मूल निवासी विवाह अधिनियम, जिसे सिविल मैरिज एक्ट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सिविल मैरिज एक्ट। तो इसको भी जो है अधिनियमित केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने जो बोला उसको आप लिख लेना चाहे, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च ट्रैफिक स्तरों में डीडीटी जैसे कीटनाशकों की घटना को रिक्त स्थान कहा जाता है। या रिक्त स्थान लिख दो, या फिर यहाँ आप लिख दो क्या कहा जाता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च ट्रैफिक स्तरों में डीडीटी जैसे कीटनाशकों की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जैविक उपचार, ऑप्शन नंबर बी बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी जैविक वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी बायो पॉल्यूशन। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, बायो मैग्निफिकेशन। मतलब जो बायो मैग्निफिकेशन है वो डीडीटी जैसे पीओपी की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। ये बात याद रखनी है, जो खाद्य श्रृंखला में दृढ़ता, उच्च लिपिड घुलनशीलता और पानी में घुलनशीलता के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है अपन को हिमालय का हिस्सा और दूसरी तरफ दे रखा है नदियां। तो बतानी है कि कौन सा हिमालय का हिस्सा किस नदी से संबंधित है। कौन से हिमालय का हिस्सा किन किन नदियों के बीच में स्थित है, वो आपको इसको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, बताइए फिर क्या आंसर होने वाला है इसका। देखो, अपन एक मैप बनाते हैं। वैसे मैप बनाना आता तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। ये उत्तरी पूर्व का हिस्सा बना लिया एक तरह से हमने। ठीक है, तो ये आप इंडिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा का मैप है, इसको आप याद रखिए। तो एक यहाँ से नदी जाती है, ठीक है ये, और दूसरी नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है, एक नदी निकलती है फिर यहाँ के। ठीक है, अभी बता दूंगा सब नदियों का नाम, लेकिन आप अभी देख लो। और एक नदी जो है वो निकलती है यहाँ के, फिर एक निकलती है यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु। ठीक है, इसका नाम है सतलज नदी, सतलुज नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है काली। एक सेकंड, अपन इसको उधर लिख लेते हैं। तो इसका नाम है सिंधु। सिंधु नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सतलुज। अरे यार एक सेकंड रुको, सतलुज नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है फिर? इसका है काली नदी, काली नदी। ठीक है, और इसका नाम है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। फिर ये जो लास्ट है इसका नाम है दिहांग रिवर, दिहांग नदी, दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग रिवर। ठीक है, देखो अगर अपन यहाँ देखते हैं तो एक श्रेणी है, ये जो ऊपर निकलती है, एक ये श्रेणी निकलती है यहाँ से, फिर एक श्रेणी है ये, और एक जो है यहाँ होते हुए निकलती है इसमें, यहाँ होते हुए यहाँ तक। ठीक है, और एक इसके नीचे है। तो ये जो है इसकी श्रेणियां हैं, जिसमें से ये जो ऊपर वाली है ये तो है काराकोरम श्रेणी। चलो श्रेणियों को छोड़ते हैं अभी,
ये कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा। ऊपर की है काराकोरम श्रेणी, श्रेणियों को हटा देते हैं। चलो अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो जो सिंधु से और सतलुज के बीच में जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो एरिया है, इसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और सतलुज और काली के बीच में जो एरिया है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? सतलुज और काली के बीच में जो एरिया है, इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और काली और तिस्ता के बीच में जो एरिया है, ये, तो काली और तिस्ता के बीच का एरिया को कहते हैं हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि तिस्ता और दिहांग, तिस्ता और दिहांग, तो इसके बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं हम असम हिमालय। असम हिमालय, ठीक है। तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो एरिया है उसको तो हम कहते हैं हम पंजाब हिमालय, ठीक है। तो यानी कि जो पंजाब हिमालय है वो तो उसमें तो ए में आ गया एक, ठीक है। और कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलुज और काली, सतलुज और काली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ये जो है 3 में है, ठीक है। और नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय है काली और तिस्ता, काली और तिस्ता कौन सा है? और सी को मिला देंगे हम 4 से, काली और तिस्ता, ये रहा काली और तिस्ता नदी के बीच में। तो सिक्किम हिमालय ये है कोसी और तिस्ता, दिहांग को कोसी भी कहते हैं, ठीक है। कोसी और तिस्ता, तो ये हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या निकल के आया है कि ए में तो है फर्स्ट, बी में है 3 और सी में है फिर 4, और ये जो डी है इसमें है 2। ये कौन सा मैच कर रहा है? ए में 1, तो ए में 1 3 में है, फिर बी में 3 2 में है, ये दोनों गलत। उसके बाद में सी में 4, तो सी में 4 1 में, ये बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए टाइम निकलता हुआ जा रहा है, ज़्यादा विश्लेषण करने के चक्कर में सारे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अब। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? मत कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के जो पंडित विश्व मोहन भट्ट है, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मोहन बीणा, ऑप्शन नंबर बी ड्रम सेट, ऑप्शन नंबर सी सितार, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोद। इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर है मोहन बीणा, ऑप्शन नंबर ए मोहन बीणा, ठीक है। और ये पंडित विश्व मोहन भट्ट जी है, ये कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान से, जयपुर राजस्थान, ठीक है। इनको जो है ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है 1994 में, ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है इनको, ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए हिंसा, ऑप्शन नंबर बी दहेज उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर सी गरिमा का अधिकार घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न, और ऑप्शन नंबर डी है छेड़छाड़।
बताइए कि NCW के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें वाली श्रेणी कौन सी है? तो सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी है ऑप्शन नंबर सी, गरिमा का अधिकार। क्या है? गरिमा का अधिकार। ये जो है सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र टाइमलेस स्ट्रेटजीज फॉर मॉडर्न गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी? मतलब कौटिल्याज अर्थशास्त्र टाइमलेस स्ट्रेटजीज फॉर मॉडर्न गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस महेश, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनोरमा बी, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर मोहन राघवन, ऑप्शन नंबर डी विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विनायक भट्ट और तेजस्वी शुक्ला। सॉरी, विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इनमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सोश्रुतम 2024 संगोष्ठी का आयोजन सुश्रुत की स्मृति में किया गया। उन्हें रिक्त स्थान भी माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में जो है सोश्रुतम 2024 संगोष्ठी का आयोजन सुश्रुत की स्मृति में किया गया था। तो यहाँ पर ये जो सुश्रुत है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सर्जरी के जनक, ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेद के जनक, या फिर ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा के जनक, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्वचा विज्ञान के जनक। बताइए क्या है? बताइए। तो ये जो है सर्जरी के जनक है, शल्य चिकित्सा के जनक। क्या है? सर्जरी के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें जो है योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए KN राज, ऑप्शन नंबर बी PC महालानोबिस और ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी BB केसरकर। बताइए। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा अपना KN राज। ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना
जो बनाई गई थी उसमें योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अभी एक बार हम देखें कि ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी हेराड डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है, 1951 से 56 तक चली थी ये योजना। ठीक है, अगर आप जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसकी एक क्लास मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके ऊपर लेना। ठीक है, अभी सारी पंचवर्षीय योजनाएं इस क्वेश्चन के साथ में बताना संभव नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमको 40 मिनट हो चुके हैं और 12 क्वेश्चन हुए अपने, तो स्पीड हम तेज रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मरुस्थलीय पौधों में रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण जल की दर में कमी हो जाती है, जल की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधों में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसके कारण जल की जो दर है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुबेरिन, ऑप्शन नंबर बी क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर सी लिग्निन और ऑप्शन नंबर डी रंध्र। बताइए किसके कारण जो है मरुस्थलीय पौधों में जल की दर कम हो जाती है, तो ये क्यूटिकल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्यूटिकल के कारण। मरुस्थलीय पौधों की बाह्य त्वचा में जो है क्यूटिकल की घनी परत होती है, जिससे मतलब हम क्यूटिकल ही कहते हैं और क्या कहेंगे। और ये जो क्यूटिकल है यह पत्तियों पर मौजूद एक मोम के जैसी परत होती है, आपने देखा होता, जिसकी प्राथमिक भूमिका पौधे से जल के रिसाव को कम करना होता है। इसका काम ये होता है कि पौधे से जो है जल का रिसाव कम से कम हो सके। ठीक है, और एक पौधे की क्यूटिकल एक रक्षात्मक परत भी है जो पत्तियों के बाह्य त्वचा, युवा सूट और अन्य वायवीय पौधे के अंगों की सुरक्षा करती है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसमें जो है लिपिड और हाइड्रोकार्बन पॉलीमर होते हैं जो मोम के साथ प्रत्यारोपित होते हैं और मुख्य रूप से बाह्य त्वचीय कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। जो भी मैंने बोला है उनको आप याद रखना, लिखने का इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने जो है दिल्ली पर भी अधिकृत या फिर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी। निम्नलिखित में से किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने जो है दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया या फिर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी। बताइए कौन था वो? ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां, ऑप्शन नंबर बी मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर सी आलम शाह और ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। बताइए कौन था जिसको जो है तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया और बाद में उसने तुगलक वंश के पतन के बाद में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी थी? तो वो था भाई साहब खिज्र खां। ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां था वो। ठीक है, खिज्र खां ने जो है तुगलक वंश के पतन के बाद में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की इन्होंने नींव रखी थी। तैमूर ने स्टार्टिंग में तो इसको मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, अभी अगर टाइम होता तो सैयद वंश के बारे में कुछ बताया था, लेकिन इतना अपने पास पर्याप्त टाइम नहीं है। देखते हैं कभी थ्योरेटिकल क्लास लेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से जुड़ी है? बताइए कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा जो है वो बताइए किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वो है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्रिकेट से जुड़ी हुई है वो। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय बजट 23-24 में घोषित
आर्द्र भूमि संरक्षण योजना, आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमृत धरोहर, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी धरोहर या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण प्रहरी। बताइए कि केंद्रीय बजट 2023-24 में आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का जो केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है अमृत धरोहर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अमृत धरोहर इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रिक्त स्थान अपचायक शर्करा जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन, रिक्त स्थान शर्करा जैसे अपचायक शर्करा जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के बीच गैर एंजाइमिक अभिक्रिया है। तो ये बताना है आपको कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी जो है वो ऐसी प्रक्रिया है, कौन सी ऐसी गैर एंजाइमिक अभिक्रिया है जो शर्करा जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन नंबर बी पाइरुवेट ऑक्सीकरण या फिर ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी सेलुलर रेस्पिरेशन। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन जो है वो ग्लाइकेशन प्रोटीन लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के साथ में अपचायक शर्करा जैसे ग्लूकोज के बीच एंजाइमी अभिक्रिया है। ठीक है, फास्फोराइलेशन क्या होता है? तो ये जो है एक कार्बनिक अणु से फास्फोरिक समूह जिसको PO3- होता है, फास्फोरिक समूह क्या होता है? फास्फोरिक समूह होता है एक सेकेंड PO3-। ठीक है, तो फास्फोरिक समूह का रासायनिक योग, कार्बनिक अणु से फास्फोरिक समूह का रासायनिक योग वो है फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आया था अपना पाइरुवेट ऑक्सीकरण। पाइरुवेट ऑक्सीकरण ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोशिकीय शोषण में एक चरण होता है। और हालांकि यह जो है एटीपी यानी कि एटीपी को कहते हैं हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो मतलब एटीपी के रूप में ऊर्जा के अंतिम संग्रहण में मदद करता है। ठीक है, कौन? पाइरुवेट ऑक्सीकरण। फिर है चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक नीति समूह के एक सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक नीति समूह के एक सदस्य हैं? अच्छा, इसमें कुछ गलती हो गई है। इसमें ये था कि एक तो इसमें ऑप्शन ये था कि एक तो विदेश, एक सेकेंड रुको, एक तो था इसमें विदेश सचिव, सेकंड था गृह सचिव, और थर्ड था इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, तो इन मतलब ये जो 3 दिए हुए हैं अपन को, इन तीनों में से
कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामरिक नीति समूह के एक सदस्य हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी है 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा तीनों, क्योंकि जो सामरिक समिति है सुरक्षा परिषद की सामरिक समिति, उसमें ये तीनों ही शामिल होते हैं। इनके अलावा भी और भी शामिल होते हैं, जिनके बारे में और बताता हूँ मैं। कि चौथा फिर लिख लो यहाँ पर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। पांचवा लिखो, अपन गृह सचिव तो लिख ही लिया, फिर वित्त सचिव भी, अपन वित्त सचिव लिख लो, वित्त सचिव नहीं लिखा, वित्त सचिव। छठा यहाँ पर लिख लो आप, आरबीआई गवर्नर लिख लो, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। और एक लिख लो सातवां लास्ट, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। और एक और लिख लो, ये भी याद आ गया, तीनों रक्षाओं के प्रमुख भी होते हैं इसमें शायद, हाँ होते हैं, तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख, रक्षा सेवाओं के प्रमुख, ठीक है। तो इतने जो है इसमें सदस्य होते हैं, इनको याद रखना है आपको, क्योंकि अब की बार 3 पूछा है, अगली बार हो सकता है कुछ अलग से पूछ रहे, तो इसको जो है आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 19। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी मैत्री, ऑप्शन नंबर सी चक्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्वेता। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा मैत्री। दूसरा कौन सा है? मैत्री, ठीक है। मैत्री जो है वो दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र है, दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और दक्षिण गंगोत्री ये पहला है, ये क्या है? पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 12, और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 15, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 में जो है ये बताया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका आदर करने वाले कानूनों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब इनके बारे में और लिख लेते हैं कुछ। अनुच्छेद नंबर 12, तो अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है? तो राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित है, और कहने का मतलब यही है, इसका मतलब राज्य शब्द की परिभाषा
से संबंधित। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15, तो आर्टिकल नंबर 15 जो है भेदभाव के निषेध की बात करता है। भेदभाव के निषेध। ठीक है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 में यह है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का जो है प्रावधान इसी में है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष, एक सेकेंड, कानून के समक्ष समानता और कानूनों समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान। ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 15 में भेदभाव के निषेध है। अब यहाँ पर भेदभाव के निषेध कौन कौन से हैं वो भी आपको लिख देता हूँ, वरना आप सोचोगे आधा अधूरा लिखा है। तो इसमें जो है धर्म, नस्ल, एक सेकेंड, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, या जन्म स्थान, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आपको डीपली डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे सोंगखापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है। यानी कि कौन सा उत्सव है जो बौद्ध संत एक जे सोंगखापा जो है इसको, इनके जन्मदिन को जो है चिन्हित करता है। ऑप्शन नंबर ए सरहुल, ऑप्शन नंबर बी लोसार, ऑप्शन नंबर सी टुसु, या फिर ऑप्शन नंबर डी गलदान नामचोट। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गलदान नामचोट। ठीक है। कौन सा है? गलदान नामचोट। ये कहाँ पर, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है लद्दाख में नए वर्ष के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है। टुसु कहाँ मनाया जाता है? टुसु जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मनाया जाता है। और लोसर जो है वो तिब्बती सीमावर्ती भारतीय राज्य है उनमें मनाया जाता है। और 15 दिनों तक ये मनाया जाने वाला उत्सव है लोसर। ठीक है। उसके बाद है सरहुल। तो सरहुल जो है वो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इनमें जातीय समूह द्वारा मनाया जाने वाला एक आदिवासी उत्सव है सरहुल। ठीक है। सरहुल जो है वो पारंपरिक संगीत और नृत्य, ग्राम देवताओं की पूजा के साथ और किण्वित चावल या फिर सलाद जैसे बने स्थानीय पेय को साझा करके मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखने का इतना टाइम नहीं है, इनके बारे में आप पहले से या तो जानते होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास में सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाती है। डिस्क्रिप्शन तो जब टाइम हो तब दिया जाता है। ठीक है।
तो मैंने बोल दिया है, वैसे आप उनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उस समय ब्रिटेन, जिसे यूके कहते हैं, का प्रधानमंत्री कौन था? जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लीमेंट एटली थे उस टाइम, ठीक है। विंस्टन चर्चिल प्रसिद्ध है, मतलब जो विंस्टन चर्चिल है वो, ये भी जो है ब्रिटेन के पीएम थे। और इन्होंने जो है 1942 में विंस्टन चर्चिल ने 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन नियुक्त किया। अरे यार एक मिनट, क्रिप्स मिशन, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। और रामसे मैकडोनाल्ड भी जो है यूके के पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। किस जनजाति ने शोषण मुक्त शासन स्थापित करने के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया? ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसने जो है शोषण मुक्त शासन स्थापित करने के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया था? किसका? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया था। तो बताइए कौन सी जनजाति है ऐसी? ऑप्शन नंबर ए चेरो, ऑप्शन नंबर बी चुआर, ऑप्शन नंबर सी कंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोल। कौन सी जनजाति है ऐसी, बताना आपको। तो ऐसी जनजाति है कोल। कोल विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कोल जनजाति ने जो है शोषण से मुक्त शासन स्थापित करने के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया था। कोल कब किया था ये भी एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि जो है कब किया था। तो इसका गठन जो है वो 1833 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका जो है जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन किस स्थान पर हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये बताना है। मतलब जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ये एक प्रसिद्ध पत्रकार भी है और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेरठ। बताइए। तो इनका जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25। गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? बताओ कौन सी गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की, किन राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान और गुजरात की, या फिर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान गुजरात और हरियाणा की, या फिर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और हरियाणा की,
या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान और पंजाब की। तो पहली बात तो जो गुड़गांव नहर परियोजना है, गुड़गांव नहर परियोजना, तो इसका निर्माण जो है 1966 में शुरू हुआ। ठीक है, 1966 में तो शुरू हुआ था और 1985 में कंप्लीट हुआ था। 1985 में समाप्त हुआ। ठीक, जो गुड़गांव नहर को उत्तर प्रदेश के आंचला से यमुना नदी में निकाला गया था। कहाँ से? चलो वैसे याद रखना, आपके लिखे उसको। तो ये जो है राजस्थान में तो जाती है। कैसे? ये जो है वो भरतपुर जिले की कामा तहसील जो है उसके जुरेरा, एक जुटेरा या फिर उसको जुरेरा गांव कहते हैं, उसमें वहां पर जो है राजस्थान में ये प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो है भरतपुर की कामा और डीग तहसीलों को पानी की आपूर्ति करती है। आजकल इसे यमुना लिंक योजना भी कहा जाता है। तो एक बार मैं आपको ये लिखा देता हूँ कुछ की पॉइंट से, जिससे आपको याद रहेगा। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर तो है राजस्थान और हरियाणा। अगर उत्तर प्रदेश भी होता है यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश भी इसमें आ जाता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अब देखते हैं यहाँ पर गुड़गांव नहर परियोजना, सॉरी गुड़गांव नहर, तो इसके बारे में ही कुछ देख लेते हैं अपन। ठीक है, गुड़गांव नहर, इसको पहला पॉइंट तो इसमें ये लिखो। अरे यार इसमें पहला पॉइंट लिखो आप कि उत्तर प्रदेश के आंचला से यमुना नदी में निकाला गया। यूपी के आंचला यूपी के आंचला से यमुना नदी में निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो आप कि यह जो है वो भरतपुर जिले की कामा तहसील के, यह भरतपुर जिले की कामा तहसील के जुरेरा या इसको जुटेरा भी कहते हैं, जुरेरा या जुटेरा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और
इसे जो है इसे यमुना लिंक परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, इन पॉइंटों को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो फिर अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ये बताना है आपको कि आपको जो है क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करनी है, क्लास को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो है रोज़ ही इस तरीके की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की क्लास आएंगी, और ये क्लास जो है वो 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट की होने वाली, क्योंकि आज हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका हमने डिस्क्रिप्शन मतलब उसका एक तरह से एनालिसिस तरीके से उसमें सिर्फ चिन्ह लगाए हैं, एनालिसिस नहीं हो पाया क्योंकि टाइम की वजह से हम ये देखना चाहते थे कि भाई आज की क्लास में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर भी हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस करवा दिया है। अब करंट के क्वेश्चनों का एनालिसिस होता नहीं है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जो है उनमें कोई ऐसा है तो नहीं कि उसमें एनालिसिस किया जाए, उसके बारे में एडिशनल 2-4 पॉइंट है उनको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लास है वो 1 घंटा 15 मिनट 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में होने वाली है रोज़। ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और डे बाय डे इस क्लास को हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो भी कमी है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।